नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। साथियों, इस बार सरकार ने 2024 के लिए पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार के लिए किन व्यक्तियों को नामित किया गया है उसकी घोषणा कर दी है कि अब ये किनको किनको ये अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। आप जैसा जानते हैं कि भारत रत्न जो है कर्पूरी ठाकुर जी को दिया जा रहा है, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हुआ करते थे। मरणोपरांत ये दिया गया है उनको। इसकी घोषणा पहले ही सरकार कर चुकी है, जो कि 2019 के बाद 2024 में 5 साल का गैप हो गया था, उसके बाद किन्हीं को भारत रत्न दिया गया है। तो आज जो है हम पद्म पुरस्कार की चर्चा करने वाले हैं, विस्तार से उस पर देखेंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं, यहाँ पर राष्ट्रपति महोदय के द्वारा यह किया जाता है। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये जो भारत रत्न होता है, देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, उसके बाद इन तीनों का नंबर आता है। तो इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। यह देखेंगे कि पहले इसे किस तरह से जाना जाता था, बाद में इसका कैसे नाम बदला, चयन की प्रक्रिया क्या है, यह समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है। और कुछ नामचीन हस्ती जिन्हें यह पुरस्कार दिया जा रहा है, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा कर लेंगे। प्रमुख बिंदु देखिए, 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर वर्ष 2024 के लिए पद्म पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की गई है, जिसमें पद्म विभूषण, जो कि भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण का नंबर आता है, फिर पद्म भूषण और फिर पद्मश्री। तो पद्म विभूषण 5 लोगों को इस बार दिया जाएगा, पद्म भूषण जो है 17 लोगों को और पद्मश्री 110 लोगों को दिया जाएगा। पद्म पुरस्कार विजेताओं में से इस बार एक बार ध्यान दीजिए कि महिलाओं की संख्या पर जरा गौर कीजिए, वह 30 तक पहुंच गया है। तो ये बहुत बेहतर है। महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को सम्मान दिया जा रहा है। उनके जो काम हैं इस दुनिया के लिए, इस संसार के लिए, समाज के लिए, उसे जो है एक तरह से कह सकते हैं कि अब उस पर विचार किया जा रहा है। विदेशी या एनआरआई कह सकते हैं, या पीआईओ या ओसीआई कैटेगरी के लोग जो हैं उनकी संख्या 8 है। और मरणोपरांत भी यह पुरस्कार दिया जाता है। भारत रत्न भी आप जानते हैं मरणोपरांत दिया जाता है, जैसा कि कर्पूरी ठाकुर जी को दिया गया, तो मरणोपरांत ही वो पुरस्कार है। तो इसमें 9 लोगों को इसके तहत भी शामिल किया गया है। अब बात करते हैं वर्ष 2024 के लिए पद्म पुरस्कारों में 34 ऐसे विजेता शामिल हैं जो अब तक गुमनाम थे। अब गुमनाम थे कहने का तात्पर्य समझिए, जब 2015 में 2014 में मोदी सरकार आई थी और उसके बाद 2015 से जब ये पुरस्कार दिया जाने लगा था, तो एक प्रथा सरकार ने शुरू किया था कि पहले क्या होता था, पद्म पुरस्कार जो है नामचीन हस्तियों को दिया जाता था, जिसे आप पहले से ही बहुत लोगों को जान रहे हैं। सरकार ने उस वक्त ऐसा किया कि लोगों के लिए नॉमिनेशन खोला और कहा कि हम उन लोगों को भी पद्म पुरस्कार देंगे जो लोग बहुत चर्चा में नहीं रहते हैं, जो अच्छा काम तो कर रहे हैं लेकिन हम उन्हें नहीं जानते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए संभावना उस दौरान खोला गया था। तो उसके बाद ही ऐसे बहुत सारे आम आवाम का पुरस्कार यह बन चुका है, पद्म पुरस्कार। अब तो यह बहुत अच्छा हुआ और इस पुरस्कार की जो श्रेष्ठता उसके बाद और देखने को मिली थी। तो इस बार भी कई ऐसे लोग इसमें शामिल किए गए हैं। जैसा कि एक नाम मैं अगर आपको बताऊं तो असम की पार्वती बरुआ। अब पार्वती बरुआ जो है ये पहली जो है यहां कह सकते हैं कि महिला महावत है। महावत मतलब समझते हैं, हाथी को कंट्रोल करने वाला। अब हाथी अपने आप में एक शक्तिशाली जीव है, तो उसको कंट्रोल करने का काम अधिकांशतः देखते होंगे आप पुरुष के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन कोई महिला इस काम को कर रही है और लंबे समय से कर रही है, तो ये पहली महिला महावत है। इनको भी पद्मश्री के लिए यहां पर पद्म पुरस्कार के लिए नाम इनका दिया गया है। और छत्तीसगढ़ के जागेश्वर यादव हैं, यह भी जो है अब ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत चर्चा में चलने वाला नाम था, लेकिन हां इन्होंने समाज के लिए बेहतर काम किया, तो इनके नाम की भी सिफारिश की गई। वर्ष 2024 के पुरस्कार सूची पर जरा एक नजर हम देखेंगे तो सबसे पहले हम पद्म विभूषण देख लेते हैं, फिर पद्म भूषण देखेंगे और फिर पद्मश्री की चर्चा कर लेंगे। देखिए, पद्म विभूषण जैसा मैंने कहा था 5 लोगों को मिला है, तो हम देखेंगे कि वो व्यक्ति कौन है, उसके बाद किस क्षेत्र से वो आते हैं, क्योंकि यह जो है कई क्षेत्रों से दिया जाता है, जैसे कला हो गया, सामाजिक कार्य के लिए हो गया, सामाजिक जीवन, विज्ञान, तकनीक, कारोबार, उद्योग, चिकित्सा, इसके बाद खेल के लिए भी दिया जाता है, कृषि कार्य के लिए दिया जाता है। तो बहुत सारे क्षेत्रों के लोगों को इसमें नामित किया जाता है। अगर आप देखेंगे वैजयंती माला बाली, वैजयंती माला अपने समय की एक कह सकते हैं कि सुपरस्टार हुआ करती थी। आप अपने पापा सबसे पूछिएगा तो एकदम मुस्कुराने लग जाएंगे वैजयंती माला का नाम आते हुए। राज कपूर साहब के साथ बहुत सारे फिल्में उन्होंने किया है। वो जो दशक हुआ करता था 60 का 70 का, उस समय बहुत चर्चित एक्ट्रेस में से हुआ करती थी और तमिलनाडु से संबंधित है, तो जाहिर सी बात है ये एक्ट्रेस हैं तो कला से संबंधित हो गए। इसी तरह से चिरंजीवी साहब के बारे में आपने सुना ही होगा, जो साउथ इंडस्ट्री है और तकरीबन ये 5-6 लैंग्वेजेस में फिल्म कर चुके हैं, 150 से अधिक फिल्म कर चुके हैं, राजनीति में भी कुछ समय के लिए सक्रिय रहे थे। तो ये अपने आप में बहुत बड़े सुपरस्टार रहे और लंबे समय तक इन्होंने कला के क्षेत्र में अच्छा काम किया है और आंध्र प्रदेश से संबंधित है।
एम वेंकैया नायडू आप जानते हैं हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति भी रहे हुए हैं और सार्वजनिक मामले में इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है, यह भी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। विंदेश्वरी पाठक जो है सामाजिक कार्य के लिए दिया गया है, यह बिहार से संबंधित है। सुलभ शौचालय की आप जो जहां तहां देखते होंगे आजकल, इसका कॉन्सेप्ट इन्होंने ही दिया था। उसके बाद पद्म सुब्रमण्यम, ये कला से संबंधित हैं और ये डांसर हैं, ये म्यूजिक कंपोजर भी रही हैं, तमिलनाडु से संबंधित है, लंबे समय तक इनका अनुभव रहा है। वैजयंती माला जी को आप देख रहे हैं, चिरंजीवी साहब को देख रहे हैं, एम वेंकैया नायडू से अपरिचित हैं ही। उसके बाद विंदेश्वरी पाठक और यहाँ पर पद्मा सुब्रमण्यम जी, तो इन्हें जो है पद्म विभूषण के लिए चुना गया है। अब यहां पर पद्म भूषण पुरस्कार की बात करें तो पद्म भूषण पुरस्कार मैंने कहा कि 17 लोगों को दिया गया है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश जो रही थी एम फातिमा बीवी, अब यह नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एम फातिमा बीवी को यह अवार्ड दिया गया है। और तमिल अभिनेता विजयकांत, इन दोनों को जो है मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा आप जानते हैं मिथुन चक्रवर्ती से तो आप परिचित हैं ही, आप शादी विवाह में इनका गाना भी सुनते होंगे, आई एम डिस्को डांसर, काफी प्रसिद्ध इनका डांस रहता है। तो मिथुन चक्रवर्ती का भी नाम इसमें शामिल किया गया है। गायिका, बहुत ही प्रसिद्ध गायिका हैं उषा उथुप जी, इन्हें भी शामिल किया गया है। उद्योगपति जो हैं सीताराम जिंदल, इनका भी नाम शामिल है। संगीत निर्देशक प्यारेलाल शर्मा और फॉक्सकॉन के जो चेयरमैन हैं यंग ल्यू भी शामिल है। अब फॉक्सकॉन के बारे में आप जानते हैं कि फॉक्सकॉन जो है भारत में लोकल मैन्युफैक्चरिंग में काफी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, यानी कि भारत के एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करने का काम यह कंपनी कर रही है। और यह कह सकते हैं कि आईफोन जो बनाने का काम है तो 70% आईफोन बनाने का काम इसी के द्वारा होता है। इन्हें भी यह पुरस्कार दिया गया है। यह पूरा लिस्ट दिया गया है, सभी पर चर्चा करना संभव नहीं है, तो ये पूरा जो पीडीएफ है आपको संस्कृति आईएएस के टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध हो जाएगा, इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। सभी का लिस्ट मैंने दे दिया है यहाँ पर, ताकि आपको अगर विस्तृत जानकारी चाहिए तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब जरा हम पद्म भूषण पुरस्कार के बाद पद्मश्री पुरस्कार की चर्चा करते हैं। वर्ष 2024 में 110 महान हस्तियों को इससे सम्मानित किया जाएगा। फ्रांस के साथ हमारी रणनीतिक साझेदारी और नजदीकी को देखते हुए पद्मश्री पुरस्कार दिए जाएंगे, उससे संबंधित कुछ। इस बार जो है फ्रांस के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस में हमारे मुख्य अतिथि भी थे। तो फ्रेड नेग्रिट भारतीय कल्चर से जुड़े टीचर हैं। चार्लोट चोपिन जो है योग से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। किरण व्यास योग और आयुर्वेद से, और पियरे सेल्वेन फिलिजेट जो है संस्कृत के स्कॉलर हैं, इन्हें जो है पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा 110 लोगों की पूरी यहाँ लिस्ट मैंने आपको दे दी है, जिसका मैंने कहा पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल ही जाएगा, तो आपको वहां से जानकारी मिल जाएगी। पद्म पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, पद्म पुरस्कार जो है देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार माना जाता है। देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार में रैंक 1 पे जिसे आप रखना चाहेंगे वह है भारत रत्न। उसके बाद नंबर आता है पद्म विभूषण का, और उसके बाद नंबर आता है पद्म भूषण का, और फिर नंबर आता है पद्मश्री का। ठीक है, और यह पुरस्कार जैसा कि मैंने बताया कि विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को दिया जाता है, चाहे वो कला से हो, सामाजिक कार्य से हो, सामाजिक जीवन से जुड़े हुए, विज्ञान तकनीक से हो, चिकित्सा से जुड़े हुए, साहित्य, शिक्षा, अध्यात्म हो सकता है, योग हो सकता है, वन्य जीव के लिए काम करने वाले हो सकते हैं, आप यह कह सकते हैं खेल से जुड़ा हुआ हो सकता है, पाक कला से भी कुछ लोगों को दिया जाता है, कृषि जैसे कार्य से संबंधित बहुत सारे लोगों को यह पुरस्कार दिया जाता है। एक बात ध्यान रखना है, इसमें सरकारी कर्मचारी को यह पुरस्कार नहीं दिया जाता है। सरकारी कर्मचारी इसके लिए नॉमिनेट खुद को नहीं कर सकते, हालांकि यहाँ पर डॉक्टर और साइंटिस्ट को इससे बाहर किया गया है। डॉक्टर और साइंटिस्ट को नॉमिनेट किया जा सकता है। यह जो है हर वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर इसे दिया जाता है। भारत सरकार ने वर्ष 1954 में 2 नागरिक पुरस्कार भारत रत्न और पद्म विभूषण की शुरुआत की थी। पद्म पुरस्कार की 3 श्रेणियां बनाई गई थी। उस वक्त जो है ये श्रेणी के नाम के आधार पर जाना जाता था, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। बाद में इसे 8 जनवरी 1955 को जारी राष्ट्रपति अधिसूचना द्वारा इनका नाम बदलकर पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री कर दिया गया। तो आप समझ गए नाम कैसे बदल गया। इसे 3 श्रेणियों पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री में दिया जाने लगा। जिस जिस क्षेत्र में दिया जाता है उसकी चर्चा हमने पहले ही कर लिया है। पद्म विभूषण अब ये किन किन लोगों को मिलता है, किन कार्य के लिए? पद्म विभूषण जिन्हें मिलता है वो असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए उन्हें दिया जाता है। पद्म भूषण जो है उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा कोई करते हैं उन्हें दिया जाता है, किसी भी क्षेत्र से, बहुत सारे क्षेत्र का नाम मैंने बताया। और पद्मश्री की चर्चा करें तो यह विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है लोगों को। अब यहाँ पर समझ लीजिए कि कौन निर्णय करता है पुरस्कारों की सूची का। एक बात तो समझिए कि आप खुद को भी नॉमिनेट कर सकते हैं इस पुरस्कार के लिए। जी हाँ, जैसा मैंने कहा ना, आम लोगों का पुरस्कार इसे बनाया गया, तो आप चाहें तो खुद को भी नॉमिनेट कर सकते हैं। ऑनलाइन
नोटिफिकेशन इसका आता है, ऑनलाइन नॉमिनेशन भी इसका होता है। आप खुद का भी नाम सजेस्ट कर सकते हैं। आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपके समाज में है जो बेहतर काम कर रहा है लेकिन वो चर्चित नहीं है, तो आप उन्हें भी नॉमिनेट कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि सरकारी कर्मचारी इसमें नहीं होंगे, डॉक्टर और वैज्ञानिक हैं सरकारी भी, तो उन्हें भी नॉमिनेट किया जा सकता है। ठीक है, अब यहां पर समझ लीजिए इसमें क्या होता है नॉमिनेशन के लिए कि पीएम एक कमेटी का गठन करते हैं। अब वह कमेटी क्या होती है, वह पद्म पुरस्कार समिति की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव द्वारा फिर इसकी की जाएगी और यह कमेटी तय करती है, बहुत सारे नाम जो सुझाव आए होते हैं उस सुझाव पर विचार करती है, उसमें से लोगों को सिलेक्ट करती है और यह कमेटी जो है सिलेक्ट करके फिर आगे बढ़ा देती है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पास। वहां से फिर पुरस्कार का नाम तय हो जाता है कि किन्हें यह पुरस्कार दिया जाएगा। ये जो देखिए पुरस्कार समिति होता है, इसमें गृह सचिव, राष्ट्रपति के सचिव और 4 से 6 प्रतिष्ठित व्यक्ति जो हैं वह इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, उसके बाद फाइनली ये प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को सौंप दिया जाता है कि इन्हें दिया जाना चाहिए। चलिए इस टॉपिक पर एक संभावित प्रश्न है, प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2024 के पद्म पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सरकार ने वर्ष 1954 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान करना शुरू किया। ये पुरस्कार कला, सामाजिक कार्य, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा सहित विभिन्न विषयों गतिविधियों में योगदान के लिए दिए जाते हैं। 2 स्टेटमेंट हो गया। तीसरा, वर्ष 2024 में पद्म विभूषण 5, यानी कि यहां बताया गया कि कितने लोगों को दिया गया, मैंने चर्चा किया है। तो पद्म विभूषण 5, पद्म भूषण 17 और पद्मश्री 110 महान हस्तियों को दिया जाएगा। अब देखना है कि 3 स्टेटमेंट में से कौन सही है कौन गलत है, उसके आधार पर सही को चुनना है। 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 विकल्प में से कोई एक ही विकल्प सही होगा। सही का जवाब चुन करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस टॉपिक पर आपके क्या विचार हैं, जितने भी नाम हैं संबंधित, क्या आपके कोई नाम है जो आपके क्षेत्र से, आपके राज्य से संबंधित हैं, आप जरूर हमें बताइए। किसी और टॉपिक पर आपको लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मैं आपके कमेंट पढ़ता भी रहता हूं, काफी परिपक्व कमेंट आप लोग लिखते हैं और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, किसी दूसरे लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू।